कि नमस्कार मित्रों। आज सामान्य अध्ययन के जो हम लोग इतिहास का अध्ययन इस समय चल रहा है, उस अध्ययन के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में मैंने आप लोगों को से चर्चा किया था और इसकी अभी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के विषय में आपसे हम लोग आज इससे रूबरू होंगे। और जैसा कि अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, बिंदुसार के विषय में और अशोक के विषय में हम लोगों ने काफ़ी कुछ अध्ययन किया, तो उसमें से कुछ बातें ऐसी महत्वपूर्ण थी जो अभी हम लोग छूट गया था, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत थी। आज थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हुए फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो जैसे अशोक के अभिलेख के विषय में जैसे मैंने चर्चा किया था कि अशोक ने अभिलेख के माध्यम से अपनी नीतियों को, अपनी गृह नीति को, अपने विदेश नीति को, अपने धम्म व्यवस्था को, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चतुर्दिक प्रजा में फैलाने का प्रयास किया था। तो उसी जो अशोक के अभिलेख हैं वो मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं और किस भाषा में हैं, इसकी चर्चा भी आज कर लेते हैं। यहाँ से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो अशोक के अभिलेख मुख्यतः जो है लिपियों में, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख ये अभिलेख किन भाषा में है और कितनी लिपियों में लिखे गए हैं, ठीक है। तो लिपि के स्तर पर हम देखते हैं, भाषा के स्तर पर देखा गया तो भाषा इसकी प्राकृत रही, भाषा जो है प्राकृत, ठीक। जैसे आज हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा और लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि, ठीक है। तो हम लोग क्या जो अक्षर लिखते हैं वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत हम लोग अपने अक्षरों को लिखने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो हमारे ध्वनि हैं उनको जब हम लिपिबद्ध करते हैं, यानी कि लेखन में ले आते हैं, तो वो लेखन हमारी लिपि कहलाती है। तो वो लिपि आज के दौर में क्या है, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से उस दौर में प्राकृत भाषा थी, और प्राकृत भाषा कितनी लिपियों में लिखी गई थी, वो 4 लिपियों में। एक ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी, तीसरी अरामेइक लिपि, ठीक है। और एक जो है आपका ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामेइक, और एक आपका द्विभाषी लिपि है, द्विभाषी लिपि, ठीक है। इसमें अधिकांशतः आपके जो प्रयोग किए गए हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उसकी अधिकांशतः अभिलेख और शिलालेख, वो स्तंभ लेख तो टोटल, और गुहा लेख भी आपके ब्राह्मी लिपि में ही प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। अधिकांश अभिलेख, स्तंभ लेख पूरा और गुहा लेख वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और खरोष्ठी लिपि में जो लिखे गए हैं वो आपके उत्तर पश्चिम के आपके कौन सा है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, शहबाजगढ़ी प्लस मानसेहरा, ये दोनों जो अभिलेख हैं वो आपके खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपके लघमान और प्लस तक्षशिला से भी लेख मिले हैं। ये दोनों किस पे लिखे गए हैं, अरामेइक लिपि पे लिखे गए, ठीक है। ये दोनों, और द्विभाषी जो लिपि उनकी है वो सरेकुना नामक स्थान से ये आपके अभिलेख मिले हैं जो द्विभाषी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा
और शेष जो जितने हैं वो आपके कहाँ से, आपका स्तंभ लेख, गुहा लेख और अधिकांश शिलालेख, ये आपके इसमें है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं अब उस काल की सामाजिक व्यवस्था के विषय में। देखिए, हम जानते हैं कि समाज में जिन अंगों का हमेशा जो वर्ग मौजूद रहते हैं, उन वही वर्ग उसकी निरंतरता हमको आगे दिखाई पड़ती है। हम इसके पहले देखे हैं कि जब 600 से लेकर 300 के बीच में जो हमारे सामाजिक वर्ग का उदय हुआ था, उसमें मुख्यतः आपके ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग थे और ये आपकी जातियों में परिवर्तित हो गए थे, जातियों में बदल गया था। और इन्हीं जातियों की उपजातियां भी हमको समाज में दिखाई पड़ने लगती हैं और वर्ण संकर जातियां भी हमारे समाज में प्रकट होनी शुरू हुई। वर्ण संकर जातियां वो होती हैं कि जो एक जात से दूसरी जात के उन लोगों के आपसी संबंधों से जो जातियां पैदा होती हैं, वर्ण संकर जातियां कहलाती हैं। उसको वर्ण संकर जातियां कहते हैं। ठीक है, इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में एक तो व्यवसाय के आधार पर जातिकरण हो चुका था। ठीक है, व्यवसाय के रूप में भी जातियों का उदय हुआ था। इसके साथ साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे हम देखते हैं कि इन सभी जातियों को उन्होंने आर्य कह के संबोधित किया, आर्य। ठीक है, आर्य में शूद्र भी शामिल थे। ठीक है, इस सभी को उन्होंने आर्य कह के संबोधित किया। और जो सेना कौटिल्य उसके मौर्य साम्राज्य की जो सैन्य व्यवस्था थी, उस सैन्य व्यवस्था में इन सभी जातियों के लिए शामिल थे, जिसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे। ठीक है, तो समाज में ये जातियां थी और इसके साथ साथ समाज में व्यवसाय के आधार पे भी नवीन जातियों का प्रणयन हुआ था, उदय हुआ था। नवीन जातियों में जैसे कि चर्मकार, कुलाल, ठीक है, बढ़ई, लौहकार, ठीक है, ये सब हमारी नवीन जातियां। स्वर्णकार, ठीक है, ये सब हमारी नई जातियां व्यवसाय के आधार पर भी समाज में आई। इसके साथ साथ जो वर्ण संकर जातियों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, उन वर्ण संकर जातियों को कौटिल्य ने शूद्र से अलग रखा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वर्ण संकर जातियां आई, वो कैसे कैसे किनके मिलाप से ये वर्ण संकर जातियां समाज में आती है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि वर्ण संकर जातियों में एक प्रमुख जो था, एक ब्राह्मण पिता प्लस वैश्य माँ। ठीक है,
इन दोनों के मिलन से जो जातियां पैदा हुई वो क्या कहलाई? अम्बस्ट। यानी कि अम्बस्ट नामक जो जात हमारी वर्णशंकर पैदा हुई उसमें ब्राह्मण पिता और वैश्य माँ थी। ठीक है। दूसरी जो प्रमुख जातियां इस काल में हमको दिखाई देती है वो ब्राह्मण पिता प्लस शूद्र माँ। अगर शूद्र माँ है तो वो आपका निषाद ऑब्लिक पार्श्व। ब्राह्मण पिता और शूद्र माँ से जो संतान पैदा हुई वह वर्णशंकर में निषाद या तो कहा गया या तो पार्श्व कहा गया। ठीक है। तीसरा जो आपका वर्णशंकर में क्षत्रिय पिता प्लस क्षत्रिय पिता के साथ शूद्र माँ। ये आपकी प्रमुख जातियां हैं जिसका नाम उग्र रखा गया। ठीक है। चौथा आपका वैश्य पिता प्लस उल्टा आप जाएंगे क्षत्रिय माँ। तो ये आपके मागध कहलाए। उसके बाद पांचवें में वैश्य पिता प्लस ब्राह्मण माँ। ये वैदेहक कहलाए। ठीक है। इसके बाद एक प्रमुख जाति आपकी छठी है जिसमें शूद्र पिता प्लस ब्राह्मण माँ। ये जाति आपकी चांडाल कहलाई। अब देखिए इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ सेक्शन उठने की संभावना बनी है कि कौन से संतान उत्पन्न होती है। देखिए विवाह दो प्रकार के हैं। एक आपका विवाह है अनुलोम। एक विवाह का नाम है प्रतिलोम। अनुलोम विवाह का मतलब है जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अब ऊपर वाला वर्ण जो ऊपर वर्ग है वो नीचे के वर्गों से अगर विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है। ठीक है। और जब नीचे का वर्ग ऊपर वर्ग यानी कि पिता जो है ऊपर का वर्ग हो और माँ नीचे के वर्ग की हो तो अनुलोम विवाह कहलाता है। और पिता अगर नीचे का वर्ग हो और माँ ऊपर के वर्ण की हो या वर्ग की हो तो आपका प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ प्रतिलोम विवाह से यानी कि पिता कौन था? शूद्र और माँ कौन सी थी? ब्राह्मण। अगर इससे जो संतान पैदा हुई वो चांडाल कहलाई। और सबसे निकृष्ट मतलब इनको अर्थशास्त्र में कहा गया कि सबसे अछूत जो है यही थी आपके चांडाल। इन वर्णशंकर जातियों का जो निवास स्थान है वो बस्ती की एक किनारे रखा गया था। ठीक है। वहाँ सामाजिक भेदभाव काफी उत्पन्न हो चुके थे और बस्ती के किनारे जो है जो बस्ती थी इन लोगों की गांव की उसके किनारे इन लोगों का निवास स्थान दूर बनाया जाता था जो हमारे वर्णशंकर जातियां थी। ठीक है। और सामाजिक भेदभाव हमको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो गया था। तो आप लोग इसको नोट कर लें। पानी दिख रहा है कैमरा में। रुक जाइए। ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
ये तो हमारे अर्थशास्त्र के अनुसार रहा, ठीक है। अब हमारे जो विदेशी लेखक हैं, जिसमें मेगास्थनीज का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, उन लेखकों में जो मेगास्थनीज है वो समाज को 7 वर्ग में विभाजित करता है। समाज को 7 वर्गों में विभाजित करता है। एक वर्ग इसका नाम है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर / शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठा सभासद और सातवां निरीक्षक। निरीक्षक को गुप्तचर कहा गया है। गुप्तचर, ये हमारे मेगास्थनीज का सामाजिक विभाजन है। अभी हमने किस पे पढ़ा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार हमने सामाजिक विभाजन देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यहाँ पर थे, और इसके साथ साथ वर्ण संकर जातियों का उदय हुआ। वर्ण संकर जातियों को समाज से अलग रखने का प्रयास किया गया, ठीक है। उन वर्ण संकर जातियों को शूद्रस धर्मा कहा गया, शूद्रस धर्मा कहा गया, और इनका निवास स्थान जो है बस्ती से दूर बनाने का। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि मेगास्थनीज चूंकि बाहरी लेखक था और यहाँ के समाज को जिस तरीके से देखा, यानी कि विद्वान वर्ग को उसने दार्शनिक वर्ग में स्थान दिए, ठीक है। और ये जो है किसान, वो कृषक वर्ग थे, ठीक है। अहीर जो है ये पशुपालक वर्ग थे, ठीक है, पशुपालन करने वाले थे। कारीगर और शिल्पी जो है हमारे समाज के विभिन्न उद्योगों से जुड़े हुए लोग थे। और सैनिक हमारे योद्धा थे, ठीक है। और सभासद जो है हमारे, कह सकते हैं कि दूत वो थे, क्या नाम है कि एक तरीके के क्षेत्रीय जो लोग थे जिसमें जिनका महत्वपूर्ण स्थान था, उनको सभासद कहा गया। और निरीक्षक किसको कहा गया? गुप्तचर को निरीक्षक कहा गया। इसको मेगास्थनीज ने देखा और समाज का विभाजन इस तरीके से किया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। और हमने देखा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस तरीके से राजा के सप्तांग अंगों का प्रयोग किया गया, यहाँ भी मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। वहाँ सप्तांग अंग कौन थे आपके? आप जरा, मैंने कल इसको बताया था आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में कि सप्तांग सिद्धांत राजा आमत्य, जनपद दुर्ग, बल कोश मित्र, ठीक है। ये आपके कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत थे, यानी कि एक राज्य के लिए आवश्यक थे सप्तांग सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे था क्या? राजा पहला, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा बल, छठा कोस और सातवां मित्र। इन्होंने एक राज्य के लिए इतनी चीजों की आवश्यकता बताई थी कौटिल्य ने, ठीक है। और इसी तरीके से आप 7 वर्गों में विभाजन किया था। इसी तरीके से समाज के वर्गों का विभाजन मेगास्थनीज ने किया था कि वहाँ पे दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, सभासद, निरीक्षक, कारीगर और शिल्पी, ठीक है। ये 7 वहाँ पे जातियाँ हमको दिखाई दी। अब इसके साथ हम सामाजिक विभाग के अंतर्गत देखते हैं कि जो दंड विधान थी वो दंड विधान लोगों के लिए अलग अलग थी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी का अपमान कर देता था तो नीचे वाला व्यक्ति जब अपमान करता था किसी उच्च वर्ण के लोगों का तो उसको ज़्यादा दंड मिलता था, बनस्पत उसके जब उच्च वर्ण के लोग नीचे वर्ण के लोगों का अपमान करते थे तो उसको कम दंड मिलता था। जैसे अगर ब्राह्मण किसी का अपमान कर दिया, ठीक है,
या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से किसी का अपमान किया, उसको अपमान को उसने वाक पारुष्य कहा गया। वाक अपमान जो शब्द है, मानहान जो है, उसको वाक पारुष्य शब्द संबोधित किया गया। ठीक है, ब्राह्मण किसी का करता है तो उसको 2 पण जो है वहां पे सिक्का था, उसका दंड दिया जाता था। क्षत्रिय किसी का अपमान करता था अपने नीचे वर्ण के लोगों का, तो उसको 3 पण दिया जाता था दंड के रूप में। वैश्य किसी का करता था तो उसको 6 पण का अर्थदंड लगाया जाता था, और शूद्र करता था तो उसको 12 पण का अर्थदंड लगाया जाता था। यानी कि सामाजिक भेदभाव हमको मौर्यकालीन यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अब हम आते हैं समाज में विवाह और स्त्रियों की स्थिति क्या थी। विवाह जो इसके पहले मैंने आपको बताए थे, विवाह के 8 प्रकार थे। आपका ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह। ये विवाह हमारे यहाँ की उस समय भी प्रचलित थे। प्रथम 4 विवाह को अच्छा माना गया था और शेष 4 विवाह को निकृष्ट कोटि का माना गया था। वो पूर्वत जो था वो इस समय भी हमारे यहाँ मौर्यकालीन समाज में भी उसकी निरंतरता हमको दिखाई देती है। ठीक है, जो अंतिम 4 विवाह थे वहाँ पे तलाक की प्रथा का वर्णन कौटिल्य के द्वारा किया गया है कि वो लोग तलाक ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूर्व के जो 4 विवाह थे जिसमें दैव, ब्रह्म, आर्ष और प्रजापत्य विवाह था, उनको तलाक की अनुमति नहीं थी। विशेष परिस्थितियों में ही तलाक लिया जा सकता था वहाँ पे, और यहाँ तलाक की अनुमति थी। और तलाक के लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तलाक के लिए मोक्ष शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? कौटिल्य ने। ठीक है, इसी समय मैं इसको बता दूं, तलाक किन परिस्थितियों में लेने की अनुमति अर्थशास्त्र में प्रदान की गई है। जब जो है पुरुष 8 वर्ष तक बाहर रहे, ठीक है, सॉरी 8 वर्ष तक नहीं, 8 वर्ष तक उसको कोई संतान ना हो, ठीक है, तब तलाक की अनुमति उन्होंने दिया था। ठीक है, दूसरा क्या था, यदि पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो स्त्री दूसरा विवाह कर सकती थी, विवाह की बात की गई थी वो। और तीसरा कहा गया था कि जब पुरुष विदेश में रहे तो वो तलाक ले सकती है अगर उससे संबंध स्थापित नहीं हो रहे हैं। और चौथी स्थिति में उसने नपुंसकता शब्द का प्रयोग किया है। नपुंसकता की स्थिति में भी तलाक की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, यानी पुनर्विवाह। ठीक है, पुनर्विवाह कब, या तो उसको 8 वर्ष तक कोई संतान ना हो, वो पुनर्विवाह कर सकता है। दूसरा, पति अगर उसका विदेश गया हो, ठीक, और उसके बाद आपके पति की मृत्यु हो जाती है तो भी पुनर्विवाह की अनुमति मिली थी। और नपुंसकता की स्थिति में भी पुनर्विवाह संभव था। यानी कि समाज में क्या था, पुनर्विवाह प्रचलित था, पुनर्विवाह प्रचलित था। और इसके साथ साथ नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। 2 चीज, अंतरजातीय विवाह कठिन हो गए थे। अंतरजातीय विवाह यहाँ कठोर हो गए थे। ठीक है, इसके पहले हमारे यहाँ अंतरजातीय विवाह वैदिक युग में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसकी कठोरता यहाँ पर हमको प्रतीत होती है। और दूसरी बात है कि केवल ब्राह्मण वर्ग को ही अन्य वर्गों में विवाह की अनुमति दी गई थी और किसी वर्ग को विवाह की अनुमति अन्य वर्गों में नहीं प्रदान की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं विवाह के बाद। विवाह में एक बात आती है स्त्री धन की। स्त्री धन उसे कहा जाता है कि विवाह के वक्त जो है स्त्रियों को जो कोई भी किसी भी प्रकार का जो धन प्राप्त होता है, चाहे उसे मायके के पक्ष से मिलता है, चाहे उसे ससुराल के पक्ष से जो धन प्राप्त होता है, वह स्त्री धन कहलाता है। और स्त्री धन पर पूर्ण नियंत्रण जो है, पूर्ण अधिकार उस स्त्री का रहता है। ठीक है, चाहे वो
जैसा बंधन हो, चाहे वो चल संपत्ति हो और चाहे अचल संपत्ति हो, इस पे पूर्ण नियंत्रण उस स्त्री का रहता है। वो स्त्री चाहे तो इसको बेच सकती थी, वो चाहे इसे किसी को दे सकती है, वो पूरा अधिकार स्त्री धन पर उसका था। अब विधवा या विवाह के पुनर्विवाह की स्थिति में वह स्त्री धन को अपने साथ ले जा सकती है। ठीक है, तो स्त्री धन बहुत महत्वपूर्ण था। और इसमें कहा गया है कि उस स्त्री की मृत्यु के बाद स्त्री धन पर किसका अधिकार होता है, तो सबसे पहला अधिकार पुत्री का प्रदान किया गया। स्त्री धन पर जो अधिकार प्रदान किया गया वो पुत्री का प्रदान किया गया, पहला अधिकार। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि स्त्री धन पर उसकी मृत्यु के बाद पहला अधिकार किसको दिया गया था, वो पुत्री को दिया गया। अब हम आते हैं स्त्रियों की स्थिति पर। स्त्रियां कैसी थी उस समाज में? जो स्त्रियां पुनर्विवाह न करके स्वतंत्र रूप से जीवन बिताती थी, ठीक है, उसे छंदवासिनी कहा जाता था। छंदवासिनी, ठीक है। और दूसरी स्त्रियां जो पुनर्विवाह न करके जो समृद्धशाली स्त्रियां थी, उसको आढ़य विधवा कहा गया था। आढ़य विधवा, ठीक है। यानी कि ऐसी विधवाएं जो स्वतंत्र जीवन यापन करती थी उसको छंदवासिनी नाम से संबोधित किया गया था। और ऐसी धनाढ्य विधवाएं वो भी स्वतंत्र रूप से रहती थी, उनको आढ़य विधवा कहा गया था। ठीक है। तीसरा एक शब्द आता है अनिष्कासिनी। अनिष्कासिनी, ठीक है, वह स्त्री जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर में ही रहती थी, उसे क्या कहा जाता था? अनिष्कासिनी। आप इसको अपने सामने जो है लिखते चले जाएं कि अनिष्कासिनी स्त्री कौन सी थी, छंदवासिनी कौन सी थी, आढ़य विधवा कौन सी थी। और ऐसी स्त्रियां भी उस समाज में थी जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी, उनको रूप जीवा कहा गया था। रूप जीवा, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब, रूप जीवा करने, ठीक है। अनिष्कासिनी जो स्त्रियां घर से बाहर ना निकलती हो उसे अनिष्कासिनी कहा गया है, ठीक है। रूप जीवा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूप जीवा कहलाती थी। इनका जो संगठन होता था वो बंधक पोषक कहलाता था। बंधक पोषक, रूप जीवा स्त्रियों का जो संगठन होता था उसे बंधक पोषक कहा जाता था। और जो स्त्रियां मदिरालय में काम करती थी, जहां शराब बिक्री होती थी, उसे पेशल रूपा दासी कहा जाता था। पेशल रूपा दासी, ये स्त्रियों के प्रकार आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। छंदवासिनी ऐसी विधवाएं जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करती थी। आढ़य विधवा उसे कहा जाता जो धनाढ्य विधवा होती थी, काफी धनी होती थी, उन्हें आढ़य विधवा कहा जाता था। अनिष्कासिनी उन्हें कहा जाता था जो स्त्रियां घर के बाहर बहुत कम निकलती थी, ना के बराबर निकलती थी, उन्हें अनिष्कासिनी कहा जाता था। इसके साथ रूप जीवा वो स्त्रियां कहलाती थी जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां होती थी, उन्हें रूप जीवा कहा जाता था। बंधक पोषक जो है रूप जीवा स्त्रियों का संगठन था। और पेशल रूपा दासी जो है, जो शराब या मदिरालय में काम करने वाली स्त्रियां होती थी, उन्हें पेशल रूपा दासी कहा जाता। ठीक है, ये हमारे समाज की स्थिति थी। और समाज में क्या होता था, जैसे कि इन लोगों का रहन सहन कैसा था, इन लोगों का खान पान कैसा था, इन लोगों का वस्त्र कैसे धारण करती थी, तो ठीक है, इस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ूंगा कि ये लोग ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, ठीक है, इन वस्त्रों को ये सब लोग पहनती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ समाज में
उस समय जो पूर्व के अन्य आपके खाद्य पदार्थ प्रचलित थे वो इस समय भी हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि धान, ठीक है, धान को साली कहा गया यहाँ पर, और इसके साथ साथ चावल को ब्रीह कहा गया, गेहूं को गोधूम कहा गया, उसको उड़द को माश कहा गया, ठीक है, मूंग को मुग्ध कहा गया, सरसों को सरसब यहाँ कहा गया। तो ये सब हमारे खाद्य पदार्थ हमारे यहाँ पर मौजूद थे। कौटिल्य ने सिर्फ एक जो है फसल की निंदा की है कि उस फसल को नहीं बोना चाहिए। उस फसल का नाम है ईख। क्या नाम है? ईख, जिसे गन्ना कहते हैं। इसकी फसल ने कौटिल्य ने इसकी निंदा की है। इन्होंने कहा कि इस फसल को में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस फसल का उपज कम से कम लोगों को उपजाना चाहिए। तो आप कभी क्वेश्चन अगर आ जाए कि वहाँ पे मौर्य काल में किस फसल के लिए कौटिल्य ने उसकी निंदा की थी, उसको आप गन्ना या ईख लगाइएगा। और बाकी आप एज इट इज जो पुराने खाद्य पदार्थ चल रहे थे वही यहाँ पे भी थी। पहनने का जो ढंग पुराने तरीके से था वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में, वो यहाँ भी हमको दिखाई देता है। हमें यहाँ सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सारे कपड़े यहाँ पर लोगों को पहनते हुए हमने देखा है। इसके बाद हम आते हैं मनोरंजन के साधन के रूप में, कि मनोरंजन के रूप में मौर्य काल के लोग कैसे कैसे क्या क्या वो करते थे। यहाँ पे आपको मनोरंजन के लिए नट, गायक, नर्तक, वादक, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ कुछ जैसे कि तमाशा दिखाने वाले लोग, ठीक है, तमाशा दिखाने वाले लोग इसको कुशीलव कहा गया है। कुशीलव, ये तमाशा दिखाने वाले। आपने देखा होगा आज के दौर में भी दो जगह खंभे गाड़ के, बांस की दो मजबूत डंडे गाड़ के उस पर रस्सी बीच में करके और उस पर चलने का एक करतब दिखाते हैं लोग, ठीक है। तो प्लवक, उसको क्या कहा जाता था? रस्सी पर चलने वाले लोग, रस्सी पर नाटक या नाटक करने वाले लोग, उसको क्या कहा जाता था? प्लवक कहा जाता था। प्लवक कहा जाता था। कुशीलव किसको कहा जाता? जो तमाशा दिखाते थे उनको कुशीलव कहा जाता था। रस्सी पर जो अपने करतब दिखाते थे, नाटक नहीं करतब कह सकते हैं, करतब, उनको प्लवक कहा जाता था। मदारी जो होते हैं, मदारी, उनको सौभिक कहा जाता था। सौभिक, सौभिक कहा जाता था। विभिन्न प्रकार की बोलियों से जो लोगों का मनोरंजन करते थे उनको वाग जीवन कहा गया है। वाग जीवन, ठीक है। विभिन्न प्रकार की बोलियों से मनोरंजन करने वाले लोग, उनको क्या कहा गया? वाग जीवन। अच्छा, ये चीज और है, नाटक करने वाले जो पुरुष थे, नाटक करने वाले पुरुष उनको रंगोपजीवी कहा गया। रंगोपजीवी। और जो स्त्रियां नाटक करती थी उनको रंगोपजीवनी कहा गया। जीवनी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।